मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आप इस नंबर पर आपको करके हिस्सा ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, कॉल की तरफ जाने से पहले आपको थोड़ी सी अपडेट्स देता जाऊँ। और इस वीक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था EU फैमिली परमिट्स के ऊपर। थोड़ी सी अक्सर कन्फ्यूजन है कि अगर आप अपने कोई फैमिली मेम्बर को बुलाना चाहते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, और आप एक EU नेशनल हैं, अगर आप अभी ऑनलाइन जाएं, आपके पास चॉइस है। आप चूज़ कर सकते हैं EU फैमिली परमिट और EU सेटलमेंट स्कीम परमिट। EU जो फैमिली परमिट है वो अभी खुला है 30 जून तक, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है। होम ऑफिस की गाइडेंस कहती है कि अगर आप अप्लाई करेंगे अंडर EU फैमिली परमिट रूट, जो थे पुराने रूल्स अंडर EA रेगुलेशंस 2016, अगर ये एप्लीकेशन आप 30 जून से पहले भी करते हैं और हम इसको डिसाइड करते हैं 30 जून के बाद, जो परमिट इशू किया जाएगा वो वैलिड नहीं होगा और उस परमिट के ऊपर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपके कोई डिपेंडेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं पाकिस्तान, इंडिया से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो वाइफ हैं, चिल्ड्रन हैं, ओवर 21 चिल्ड्रन, आप मेक श्योर करें कि जब वो अप्लाई करें, वो अप्लाई करते हैं अंडर EU सेटलमेंट स्कीम परमिट। आपने मेक श्योर करना है कि आप EU फैमिली परमिट को नहीं चूज़ करते, कि अगर आप करेंगे जो परमिट इशू किया जाएगा वो 30 जून के बाद वैलिड नहीं होगा, चाहे होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन को कंसिडर करती है 30 जून के बाद। तो इसलिए मेक श्योर यू अप्लाई अंडर EU सेटलमेंट स्कीम परमिट। दूसरी जो बातचीत मैं करना चाहता आपसे वो थी जो इमिग्रेशन पिटिशन, जिस पर 100,000 सिग्नेचर्स अभी हो गए, आपने देखी होगी शायद ऑनलाइन। और अब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि इस पर क्या होगा। अभी तक तो नेक्स्ट स्टेप है कि इस पर कोई डेट सेट की जाएगी कि जब पार्लियामेंट इसके ऊपर डिबेट करेगी। अब ये हो सकता है 6, 7, 8 माह लग जाएं डेट सेट होने में, जब ये इसकी डिबेट होगी। दूसरी चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ आप सबके लिए वो है कि अगर ये पिटिशन डिबेट होती है पार्लियामेंट में, इसका ये मतलब नहीं है कि इस डिबेट के बाद होम ऑफिस फौरी तौर पर अनाउंस कर देगी कि हम एक एमनेस्टी देंगे। हो सकता है कि डिबेट हो, इसमें दोनों पार्टीज़ अपनी राय दें, MPs कहें कि जी एक साइड पर कि जी एमनेस्टी दी जाए, और जो टोरी पार्टी है शायद वो कहे कि नहीं, हम समझते हैं कि रूल्स हैं और उसके ऊपर अगर आप क्वालिफाई करते हैं हम आपको स्टेटस देंगे। और उसके बाद डिबेट के बाद गवर्नमेंट अपनी जो है ओपिनियन देगी कि हम क्या करेंगे इसके बाद। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फौरी तौर पर गवर्नमेंट ऐलान कर देगी कि एमनेस्टी। इसलिए मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा मैनेज करें। अगर एमनेस्टी आती है सबके लिए फ़ायदेमंद है ये, लेकिन अगर नहीं भी आती फिर आपको इसके लिए तैयार होना चाहिए। और मेरी एडवाइस आप सबसे ये होगी कि अगर आपके पास कोई स्टेटस नहीं है, आप फौरी तौर पर कोई एप्लीकेशन ज़रूर डाल दें, क्योंकि अभी मैंने देखा है आजकल होम ऑफिस ने ये इमिग्रेंट्स को डिटेन करना फिर शुरू कर दिया है। इमिग्रेशन सेंटर्स फिर बढ़ रहे हैं डिटेनीज़ के साथ, और ये रेड्स दोबारा शुरू हो गई हैं। इसलिए मेरी एडवाइस आपसे होगी कि अगर आप वेट कर रहे हैं कोई एमनेस्टी का, उससे पहले कोई एप्लीकेशन डाल लें कि अगर होम ऑफिस आपको पकड़ लेती है, आपका काम कर रहे हैं, या अगर आप बाहर घूम रहे हैं और होम ऑफिस आपको पकड़ लेती है, अगर आपकी एप्लीकेशन सिस्टम में है, फिर वो एक बैरियर होता है रिमूवल से, और आपको फिर होम ऑफिस रिमूव नहीं कर सकती। ये थी इस वीक की अपडेट्स। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। नाजरीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। सर जी, मेरे वालिद साहब हैं, वो अभी ब्रिटिश सिटीजन है UK के, और मेरी वालदा और मेरी एक छोटी सिस्टर है वो पाकिस्तान में। तो उनको यहाँ पर बुलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लाइक हेल्प कर सकते हैं आप? तो जो आपकी सिस्टर है उसकी एज कितनी है? 15 ईयर्स। और जो आपके वालिद हैं उनकी एज कितनी है? मेरे वालिद की 48।
और जो आपके वालिद हैं वो काम कर रहे हैं जी जी बिल्कुल काम कर रहे हैं, फुल टाइम, फुल टाइम काम कर और रहे हैं। उनकी एनुअल सैलरी कितनी है? एनुअल सैलरी तकरीबन 28,000 से ऊपर है, 28,000 प्लस। ज़बरदस्त, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, मैं देता हूँ आपके जवाब। थैंक यू सो मच। अब यहाँ अगर आपके जो फादर है वो अगर स्पॉन्सर करना चाहते हैं आपकी मदर को और आपकी छोटी सिस्टर को, उनको पहले तो साबित करना होगा कि उनकी मैरिज हो चुकी है, नंबर 1। उसके लिए उनको वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगी और उसके साथ साथ उसकी जो ट्रांसलेशन है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट उनको सेटिस्फाई करनी होगी, जो सबसे मेन है और जहाँ अक्सर एप्लीकेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं, वो है द इनकम रिक्वायरमेंट। आपके फादर को सेटिस्फाई करना होगा कि वो अर्न कर रहे हैं 22,400, क्योंकि अगर आपके फादर खाली आपकी मदर को बुलाना चाहते हैं, उनको दिखाना होगा 18,600, लेकिन क्योंकि आपकी जो सिस्टर भी साथ है इस एप्लीकेशन के साथ, फिर एडिशनल 3,800 आपके फादर को दिखाना होगा कि वो कमा रहे हैं। सो तकरीबन 22,400 उनको साबित करना होगा वो कमा रहे हैं साल में। आपने बताया कि आपके फादर तकरीबन 28,000 कमा रहे हैं, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए उनको साथ साथ दिखाना होगा 6 मंथ पे स्लिप, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट्स, कि वो प्रूव कर सकें कि वो इनकम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और आपकी जो मदर हैं उनको पास करना होगा A1 इंग्लिश टेस्ट, A1 इंग्लिश टेस्ट, और उनके साथ उन्होंने लगाना होगा TB सर्टिफिकेट। अगर ये रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर दें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी वालदा को वो ग्रांट कर देंगे एंट्री क्लियरेंस। अब अगर आपकी वालदा कोई वजह से वो पास नहीं कर सकती ये इंग्लिश टेस्ट, या उनको कोई प्रॉब्लम है, लर्निंग डिफ़िकल्टी, फिर वो एग्जामेशन के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन अगर वो अप्लाई करना चाहती हैं, मेरी एडवाइस आपसे होगी फ़ौरी तौर पर एक सॉलिसिटर को मिल लें जो आपको गाइड कर सके इस प्रोसेस में। क्योंकि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट मिस कर जाते हैं एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन में, क्योंकि फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है, तकरीबन 3,500 पाउंड पर एप्लीकेंट, सो आपकी फ़ीस लगेगी तकरीबन 7,000 पाउंड। और कोई भी डॉक्यूमेंट आप मिस कर देते हैं, होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन को फिर रिफ्यूज़ कर देती है। इसलिए एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप चेक कर लें कि आपके डॉक्यूमेंट सारी पूरी हैं, फिर ही आप ये एप्लीकेशन सबमिट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कामरान भाई, सबसे पहले तो थैंक यू आप लोगों का। मैं तकरीबन 4 साल से आप लोगों को सुन रहा हूँ। आपका प्रोग्राम तो बाद में शुरू हुआ है, जी, लेकिन मैं इमिग्रेशन को 4 साल से विनस टीवी पर सुन रहा हूँ। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू। और अब मैं आता हूँ अपने सवाल की तरफ। जी सर। उसमें ये है कि मेरे पास जो करंट स्टेटस है इस वक्त इंडेफिनिट लीव है, ओके। और जो मेरी वाइफ और बच्चे हैं उनके पास 3 ईयर की लीव है। उसको क्या कहते हैं, लीव टू रिमेन। 3 ईयर्स की है या 2.5 साल की? नहीं 3 ईयर की है, क्योंकि वो डिस्क्रेशनरी जो लीव, ठीक है। नहीं डिस्क्रिप्शनरी नहीं है, वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम पर थी, लेकिन वो उनको मेरा इंडेफिनिट हो गया था, तो अच्छा, उनको उन्होंने 3 ईयर की दे दी। ठीक है। ठीक है, तो अब ये है कंडीशन कि मैं अपना अप्लाई करना चाहता हूँ नेचुरलाइजेशन, ठीक है। और मेरे पास जो 3 बच्चे हैं उनकी एजेस हैं 9, 11 और 13, और मेरी वाइफ है, उनका इंडेफिनिट भी अप्लाई करना है इसी साल, यानी कि नवंबर में। तो मैंने जो आप लोगों की प्रोग्राम वगैरह से हेल्प ली और कुछ ऑनलाइन सर्च किया और कुछ लोगों से जाकर मिला हूँ, तो मुझे 2 तरह की राय मिली है। जी जी। मैं आपको वो बता देता हूँ, तो फिर आप काइंडली अपनी ओपिनियन उस पर दीजिएगा कि जो बेस्ट हो। उसमें एक तो जो पॉइंट वो मिली है राय के हम इस तरह करेंगे, सबसे पहले अपना मैं नेचुरलाइजेशन अप्लाई करूं और बच्चों का और वाइफ का इंडेफिनेट अप्लाई करूं। जैसे ही उनका इंडेफिनेट आएगा तो उसके बाद मैं उनकी नेचुरलाइजेशन अप्लाई करूं। ये तो एक नॉर्मल वे है जिस तरह सारे कर रहे होते हैं। और एक राय दूसरी मिली है मार्केट में। सॉरी, एक मिनट सर, सॉरी। जी जो आपके बच्चे हैं जी जी, वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे? वो सारे पाकिस्तान में पैदा। ओके, गॉट इट। अच्छा, उसमें दूसरी राय जो मिली है वो ये मिली है कि मैं अपना नेचुरलाइजेशन अप्लाई करूं और अपनी वाइफ का अप्लाई करूं ILR। जब मेरी नेचुरलाइजेशन हो जाएगी, इन द मीनवाइल जब वाइफ की ILR हो जाएगा, तो वाइफ की नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन में मैं अपने जो 3 बच्चे हैं छोटे 9, 11 और 13 उनको ऐड कर दूं, तो वो वाली चीज भी होम ऑफिस की डिस्क्रिशनरी राइट में वो चीज भी उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। अब मुझे इस पर आपकी माहिराना राय चाहिए कि आप इन दोनों में से किसको प्रेफर करते हैं, और दूसरा अगर होम ऑफिस डिस्क्रिशन यूज करता है तो वो क्लाइंट की फेवर में यूज करता है या अगेंस्ट यूज करता है। ठीक है।
मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और बहुत अच्छी आपने रिसर्च भी की है। मुझे लगता है आप भी आधे वकील हो गए हैं इन प्रोग्राम्स को देख के। आपने मुझे बताया है कि आपके पास आईएलआर है और आपकी जो वाइफ हैं उनके पास भी मेरे ख्याल में वो आईएलआर के लिए अप्लाई करेंगे। अभी उनके पास आईएलआर नहीं है और आप अभी सोच रहे हैं नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए, और उसके बाद आप राय मांग रहे हैं कि आपकी वाइफ का एप्लीकेशन का क्या होगा और आपके बच्चों का। अब मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन ये होगी कि आप अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर लें और आपको आराम के साथ 3-4 माह बाद होम ऑफिस आपको नेशनलिटी ग्रांट कर देगी। अब आते हैं आपकी वाइफ के एप्लीकेशन के ऊपर। वो अप्लाई करेंगी आईएलआर के लिए और आईएलआर उसको भी वो ग्रांट कर देंगे। अब मेरे ओपिनियन में बेस्ट चीज़ होगी कि आप अपने बच्चों का भी एप्लीकेशन साथ लगा दें अपनी वाइफ के साथ जब वो अप्लाई करें आईएलआर के लिए, और उस सेम लाइन वो बच्चों को फिर आईएलआर ग्रांट कर देंगे। क्योंकि अगर आप नहीं करते, होम ऑफिस कहेगी कि आपके बच्चों के पास ये रूट था, आपने इस पर क्यों फ़ायदा नहीं उठाया। आप मेरे ख्याल में चाहते हैं कि आप अपनी वाइफ का आईएलआर एप्लीकेशन कर दें और फिर उसके बाद आपके पास आईएलआर होगा, आपकी वाइफ के पास भी आईएलआर होगा, और फिर आप डिस्कशनी बेस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं अपने बच्चों की नेशनलिटी के लिए। अब यहाँ होम ऑफिस की डिस्कशन आती है। अब होम ऑफिस की गाइडेंस ये कहती है कि अगर दोनों पेरेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल सेटल्ड हैं या वो उनके पास नेशनलिटी है, फिर वो डिस्कशन इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के लिए। लेकिन जब आप डिस्कशन पर जाते हैं होम ऑफिस के साथ, 50-50 होता है। हो सकता है होम ऑफिस ना इस्तेमाल करे और फिर आपको प्रॉब्लम्स आ जाएं। इसलिए मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि अगर आप अपनी नेशनलिटी ले लें और बच्चों का, क्योंकि उनके एक रूट मिला हुआ है माँ के साथ, उनकी आईएलआर भी आप अप्लाई कर लें, उसके बाद आप सबका अप्लाई करें नेशनलिटी। अगेन, आप कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले, क्योंकि आपका मैटर थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, आप एक सॉलिसिटर से मिल लें, उनसे तफसील में राय ले लें और फिर ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त होता जाता है। ब्रेक की तरफ जाने से पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं मुझे मिल भी सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज रात को ये प्रोग्राम हम अपलोड करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर कामरान एजाज। और अगर आप मुझे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं वहाँ आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आप सबके सवालों के जवाब दूँ। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले भाई ने एक सवाल पूछा था, उसमें मैं थोड़ी सोच में पड़ गया कि जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा कि आप वाइफ का भी आईएलआर अप्लाई कर सकते हैं और बच्चों का भी, और उसके बाद आप सबका अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप वाइफ का खाली अप्लाई कर दें आईएलआर और एक साल बाद वो अप्लाई करती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनलिटी के लिए, लेकिन अगर आप पे पहले ब्रिटिश हो जाते हैं वो फौरी तौर पर वो अप्लाई कर सकती हैं ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए जैसे ही उसको मिल जाता है आईएलआर। फिर डिस्कशनरी बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चों की नेशनलिटी के लिए, क्योंकि रूल्स कहते हैं कि अगर दोनों पेरेंट्स यहाँ सेटल्ड हैं, उनके पास है ब्रिटिश नेशनलिटी, फिर ये एक अच्छा ग्राउंड होता है बच्चों को ब्रिटिश नेशनलिटी दी जाए, चाहे वो पैदा हुए हैं आउटसाइड ऑफ द यूके। यहाँ जो एक प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो है डिस्कशन में हो सकता है कभी कभी होम ऑफिस जानबूझकर डिस्कशन ना इस्तेमाल करे, और दूसरा कि जैसे ही आपकी वाइफ को मिल जाता है आईएलआर, फिर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा जैसे आपकी वाइफ को मिलता है नेशनलिटी, और अगर आपको कोई इमरजेंसी ट्रैवल करनी होगी फिर आपके बच्चे ट्रैवल नहीं कर सकते क्यों उनके पास कोई स्टेटस नहीं होगा। सो ये आपने थोड़ा सा कंसिडर करना है। अगेन, बेस्ट चीज़ ये होगी कोई सॉलिसिटर से मिलने कोई भी कदम उठाने से पहले। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। और नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो सर, एक छोटा सा सवाल है। जी जी जी, मेरा बेटा जो है वो 2.5 ईयर के रूट पर इधर आया था पाकिस्तान से इधर, और अब मैं उसका चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई कर सकता हूँ?
ठीक है, और आपके पास क्या स्टेटस है, आप ब्रिटिश मेरे हैं? पास जी मैं ब्रिटिश हूँ। ठीक है, और जो आपकी वाइफ हैं वो भी साथ आई थी? जी वो भी साथ आई थी। ठीक हो गया। उसका भी 2.5 ईयर का वीजा है और उसके बाद एक्सटेंशन करानी ठीक है, स्पॉज वीजा के लिए। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, क्योंकि आप ब्रिटिश नेशनल हैं, आप एज ए ऑन राइट आप क्लेम कर सकते हैं चाइल्ड बेनिफिट के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको कोई और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी लो इनकम है, यूनिवर्सल क्रेडिट हो गया फ़र्ज़ करें, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन योर ओन राइट। आपने मेक श्योर करना है कि जब आप कोई बेनिफिट के लिए अप्लाई करें, आपने जॉइंट क्लेम नहीं करना। अगर आप जॉइंट क्लेम करेंगे फिर आपकी वाइफ की एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। सो अगर आप सिंगल क्लेम करते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। मेरा कोई क्वेश्चन असल में मेरी नीस है पाकिस्तान में जूनियर डॉक्टर, ठीक है, तो उसने असल में टेस्ट बुक करवाया हुआ है 24 अगस्त को ना, इधर वो एंट्री लेवल का होता है। सॉरी कौन सा टेस्ट, तो आप जी कौन सा टेस्ट उसने बुक किया है? ये जो मेडिकल जो नहीं है, मतलब नए जूनियर डॉक्टर जो इधर आते हैं बेसिकली, जी जी ठीक है, तो उसने बेसिकली मुझे नाम नहीं उसका पता, लेकिन Okay. मतलब उसने अप्लाई कराया हुआ है बेसिकली। ठीक है। टेस्ट है 24 को, हम्म, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि अभी वो विजिट वीजे वगैरह वो नहीं दे रही। तो एक तो ये पूछना है, क्या वो खुद बिहाफ ऑफ आपने कर सकती है या मुझे स्पॉन्सर करना पड़ेगा एज ए ब्रिटिश सिटीजन? तो प्लीज इसका मुझे बताएं। ठीक है। और जो ये जो टेस्ट इसने बुक किया है यहाँ जो कर रही है, वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता? नहीं, क्योंकि वो असल में इसने शादी भी इधर की हुई है ना, तो वो असल में अपने बिहाफ ऑफ बेसिकली एज ए डॉक्टर ना इधर करना चाह रही है। उसने शादी भी यहाँ यूके में की हुई है। जी, that's right. उनका जो हस्बैंड है वो ब्रिटिश नेशनल है। That's right, that's right. ठीक है, और उसने उसको स्पॉन्सर क्यों नहीं किया पहले? अभी बस वो रिसेंटली शादी हुई है, लेकिन बस वो थोड़ा सा कोई मेरे ख्याल में मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपकी नीस ने कोई टेस्ट बुक किया हुआ है या जो यहाँ वो करना चाहती है, अगर उसकी वो बुकिंग वो साथ लगा दे एप्लीकेशन के साथ कि मैंने ये टेस्ट करना है, ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता, ये मेरी बुकिंग शीट है, मैं एक डॉक्टर हूँ, जूनियर डॉक्टर, ये मेरे क्वालिफिकेशंस हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उसको ग्रांट कर देंगे। अगर वो नहीं करते, वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है, फिर आपकी जो नीस है उसके पास ऑप्शन है कि वो स्पाउस वीज़े के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक अप्लाई करें एज जनरल विजिटर। अगर इसका एक रीज़न है आने का कि वो एक यहाँ टेस्ट करना चाहती है और इस वजह से ये विज़िट है, फिर वो ज़रूर कर सकती है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेक श्योर आप ये करें कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो साथ आप लगा दें, और मुझे उम्मीद है कि वो ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, एक सवाल आपसे पूछना है कि मेरे बेटे के पास इंडेफिनेट है, मतलब कि पहले इंडिपेंडेंट था इटालियन नेशनलिटी का, तो अब उसके पास अपनी इंडेफिनेट है, 5 साल के बाद ली है, तो उसने वाइफ को अप्लाई करना है, तो कौन सा इसको रूल अप्लाई होगा, यूके वाला या यूरोपियन कानून के मुताबिक वाइफ से पाकिस्तान से बुलाएगा? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आपका जो बेटा है वो अप्लाई करेगा अंडर द इमिग्रेशन रूल्स, और उसको सेटिस्फाई करना होगा 18,600 इनकम रिक्वायरमेंट, 6 मंथ पे स्लिप, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, और जो आपकी जो डॉक्टर इन लॉ है उसको पास करना होगा A1 इंग्लिश टेस्ट। अगर ये पूरी रिक्वायरमेंट आप सेटिस्फाई कर दें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी डॉक्टर इन लॉ को वो ग्रांट कर देंगे एंटी क्लेंस एज अ स्पाउस। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो Hello. हेलो, you're live on air. All right. Yeah. Fire away. Hello. Hello, you're live on air. Please ask your question. Yeah. Actually, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कमान सलाम। साहब, मेरा सवाल है कि मुझे भी रिसेंटली इंडेफिनेट मिला है, जी जी और तकरीबन 17 इयर्स के बाद 10 इयर्स लॉन्ग रेजिडेंसी पे मैंने इंडेफिनेट अप्लाई किया था, लेकिन वो टोइक की बेस पे रिफ्यूज हो गया था। फिर वो करते करते मुझे ये रिसेंटली 6 मई को इंडेफिनेट मिला है। ठीक है। इस दौरान मेरी मिसेज और एक बेटी आई थी यहाँ पे, उन्होंने असाइलम अप्लाई किया था। असाइलम का उनका केस चलता रहा, या मेरा इंडेफिनेट की केस चलता रहा कोर्ट के अंदर, और फिर रिसेंटली मुझे इंडेफिनेट मिला। इस दौरान मेरी एक बेटी हुई यहाँ पे और एक बेटा हुआ है जो यहाँ पे हुए इंग्लैंड में। तो अब पूछना होता कि ऑन द बेसिस ऑफ माय इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, मैं उनकी MN1 फॉर्म की एप्लीकेशन डाल सकता हूँ एज दे आर डिपेंडेंट टू देयर मम,
अपनी मदर के डिपेंडेंट्स हैं, वो तीनों बच्चे असाइलम की एप्लीकेशन के ऊपर। जो अब असाइलम की यहाँ जो पे मैं सॉरी जी बात करें। जी हाँ जी जी आप कुछ कह रहे थे जी। जो ठीक है, आप पूछें जी, मैं देता हूँ ओके आपके सवाल के जवाब। ओके वो तीनों डिपेंडेंट है अपनी मम के असाइलम के एप्लीकेशन के। या अब क्योंकि मेरे पास इंडेफिनेट आ गया, हम मतलब होम ऑफिस को पता भी हम साथ रहते हैं जी और जी बर्थ सर्टिफिकेट में भी मेरे नाम है। तो मैं ये पूछना चाहता कि उनका अगर मैं नेशनलाइजेशन जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता हूँ, मैं खुद अप्लाई कर सकता हूँ एप्लीकेशन, या मुझे ये लिख के देना पड़ेगा कि जी मम की जो डिपेंडेंट है वहाँ से मैं विड्रॉ करके अपने डिपेंडेंट करके इनको जी जी मैं इनकी रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ। और इसकी फीस की भी मैंने सुना था, एक रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट में कि ये अनलॉफुल है इतनी फीस बच्चों की। ठीक है। एक ये सवाल है। दूसरा सवाल ये कि मुझे अभी इंडेफिनेट मिला है। मैं नेशनलाइजेशन की जब पॉलिसी गाइडेंस पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ था 15 ईयर्स या उससे ज्यादा अगर किसी की एप्लीकेशन पेंडिंग है ये इंडेफिनेट की, वो स्ट्रेट अवे नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी ये क्या दो बड़े सवाल हैं। सॉरी कितने क्या आपने पढ़ा था? मैंने पढ़ा था नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी गाइडेंस है उसमें था कि अगर आपकी एप्लीकेशन इंडेफिनेट लीव टू रिमेन की पेंडिंग है होम ऑफिस में 15 मंथ्स और मोर देन 15 मंथ्स, करेक्ट और आपको फॉल्ट नहीं है, आपको इंडेफिनेट मिलता है, तो स्ट्रेट अवे आप अप्लाई कर सकते हैं करेक्ट नेशनलाइजेशन के लिए। करेक्ट। इस बात जी और आपकी एप्लीकेशन मेरी कितने तो- अरसे से पेंडिंग थी? मेरी 5-6 साल से इंडेफिनेट की एप्लीकेशन, करेक्ट? इंडेफिनेट की जी। ठीक है 2014 को मैंने डाली थी, 2021 में मिला है मुझे। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपकी वाइफ आपको आईएलआर मिल गई, पहली बात तो आपको मुबारकबाद दें हम, कंग्रेचुलेशंस। और आपकी जो वाइफ हैं वो भी यहाँ रह रही हैं और उन्होंने सेपरेट असाइलम क्लेम डाला था जो अभी पेंडिंग है मेरे ख्याल में, और आपके 2 या 3 बच्चे भी हैं जो आपकी वाइफ के डिपेंडेंट हैं, और आप अभी अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि अगर आप अपनी बच्चों की नेशनलिटी एप्लीकेशन डाल सकते हैं या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर आपकी फॉर एग्जांपल रिकन्सिलिएशन होगी है वाइफ के साथ और आप इकट्ठे रह रहे हैं, आप अपने बच्चों की नेशनलिटी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। वहाँ आप साइन कर सकते हैं कि जी मैं अपनी कंसेंट देता हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट पर मेरा नाम लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ आप डीएनए टेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको नेशनलिटी ग्रांट की जाए। जैसे वो ग्रांट हो जाए फिर आपकी वाइफ अप्लाई कर सकती हैं ऑन द बिहाफ द चिल्ड्रन, और आपके साथ वो रह रही हैं, उस बेस के ऊपर उसको वीज़ा भी मिल सकता है। अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है अगर आपकी वाइफ ने फॉर एग्जांपल असाइलम क्लेम में कहा हो कि जी फॉर एग्जांपल कि मेरा जो हस्बैंड था वो मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता था या हमारे प्रॉब्लम्स थी, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर कोई असाइलम क्लेम कोई और बेसिस के ऊपर था, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, और मुझे उम्मीद है कि आपकी वाइफ को वो ग्रांट कर देंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपने वो गाइडेंस पढ़ी है, बिल्कुल वो सही पढ़ी है। अगर आपका आईएलआर का एप्लीकेशन जो आप कह रहे हैं 5-6 साल से पेंडिंग था, फिर आप फौरी तौर पर नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका हवाला दे सकते हैं कि जी मेरा जो एप्लीकेशन था आपने पेंडिंग रखा 5-6 साल के लिए, और इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डिस्कशन इस्तेमाल करें। आपकी जो गाइडेंस है वो ये कहती है प्लीज़ मुझे फौरी तौर पर ग्रांट करें ब्रिटिश नेशनलिटी, और मुझे उम्मीद है वो ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अप्लाई किया था FLR FP एक्सटेंशन के लिए ना, तो मेरा अभी डिसीजन नहीं आया, तो मेरे 10 साल पूरे हो गए ना। तो अभी मैंने ना अपनी एप्लीकेशन को ना वेरी कर दिया ना लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर ना। ठीक है। तो वो मैंने जो फीस पे की थी जो है ना IHS, तो मैंने ये पूछना था कि अगर वो, क्योंकि अभी मैंने फीस पे नहीं की जो अभी मैंने वेरी की है ना एप्लीकेशन, तो वो मुझे फीस वापस रिटर्न हो जाएगी या मुझे फिर वो दोबारा उनको फीस भेजनी पड़ेगी? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। Thank you. जब आप आईएलआर की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसमें तो कोई IHS फीस नहीं होती। जो आपने फ़ीस भरी है, जो एक्सटेंशन की एप्लीकेशन आपने सबमिट की थी उससे पहले, आईएलआर एप्लीकेशन से पहले, वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं IHS टीम से कि जी मुझे वो रिफ़ंड दी जाए, और वो आपको ज़रूर देंगे जैसे ही वो आपके आईएलआर एप्लीकेशन को कंसिडर करते हैं। इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, मुझे उम्मीद है वो खुद ही आपको वो रिफ़ंड दे देंगे और आपको भी आईएलआर। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो सर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर जी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है एक। जैसे मैं जॉब करता था एयरपोर्ट पे, हाँ जी, तो अभी मेरी जॉब चली गई है, तो मेरी वाइफ का वीजा इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना है फरवरी में। हाँ जी। तो 18,600 जो शो करने होते हैं, अगर वो ना कर पाए तो उसका क्या होगा?
फरवरी में चेंज हुआ है उसमें? जी, फरवरी 2022 में आपने अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना? जी जी, हाँ जी। ठीक हो गया। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक होम ऑफिस की पॉलिसी है, उनका ये कहना है कि अगर आपकी इनकम में कोई ड्रॉप हुआ था, कोई आप अभी 18,600 सेटिस्फाई नहीं कर रहे फ्रॉम 21 मार्च 2020 तो लेके 31 मई 2021 के दौरान आपकी इनकम में कोई ड्रॉप हुआ है, आप अपनी इनकम को रिलाई कर सकते हैं जो ड्रॉप से पहले थी। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरी इनकम 18,600 थी 1 मार्च 2020 से पहले, सो फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, दिसंबर 2019, नवंबर 2019, अक्टूबर 2019, उस दौरान मेरी इनकम थी 18,600। जैसे ही कोरोना वायरस शुरू हुआ है 1 मार्च को, या जो बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन अनाउंस की थी 23 मार्च 2020 को, उसके दौरान मेरी इनकम ड्रॉप हो गई है। मैं वो इनकम को रिलाई कर सकता हूँ उस टाइम पीरियड से। सो फॉर एग्जांपल अक्टूबर 2019 तो लेके फरवरी 2020, और होम ऑफिस मुझे वो ग्रांट, मुझे वो इनकम सेटिस्फाई मैं कर दूंगा। लेकिन आपने मुझे बताया है कि आपकी जो वाइफ की ILR है वो ड्यू है इन फरवरी 2022, और जहाँ तक अभी होम ऑफिस के रूल्स हैं वो कहते हैं कि अगर आपकी इनकम में ड्रॉप हुआ था फ्रॉम 1 मार्च 2020 टू लेके 31 मई 2021, और अभी होम ऑफिस ने इस पॉलिसी को एक्सटेंड नहीं किया, हो सकता है कि ये इसको एक्सटेंड करते रहें और फरवरी 2022 में भी ये कह दें कि जी अगर आपकी इनकम में ड्रॉप हुआ था फॉर एग्जांपल फ्रॉम 1 मार्च 2020 से लेके मार्च 2022 के दौरान, अगर उससे पहले आप सेटिस्फाई कर रहे थे, हम आपको एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन हो सकता है वो ना करें। अभी आपके पास टाइम है, तकरीबन 6-8 माह आपके पास हैं फरवरी 2022 आने में। बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप कोई नई जॉब ढूंढ लें और वहाँ आप 6 माह काम कर लें और आप इनकम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर लें, फिर आपकी वाइफ के एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मुझे उम्मीद है वो आपकी वाइफ को ILR ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि हम किसी को मेडिकल कंडीशन पे यहाँ बुला सकते हैं? ठीक है। जैसे मेरे भाई की बेटी है, वो 5 मंथ की है। डॉक्टर को पाकिस्तान में समझ नहीं आ रहा, उसको सीरियस कंडीशन है। आई मीन एट द मोमेंट तो सिर्फ यही पता चला है कि उसको थैलेसीमिया मेजर है और एंटीबॉडीज हैं। ठीक है। लेकिन इस अभी भी वो सही से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। तो अगर हम उसको यहाँ पे किसी तरीके से बुला सकते हैं मतलब मेडिकल के लिए, उसके इलाज के लिए, उसका क्या तरीका होगा? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं मेरे ऑफिस में, आप मुझे मिल भी सकते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले सिस्टर ने एक सवाल पूछा था कि मेरे ख्याल में जो उनका नेफ्यू है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो चाइल्ड है, और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो उसका इलाज यहाँ किया जाए UK में, और हो सकता है या नहीं। जी बिल्कुल, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल विज़िट वीज़ा, और उसमें आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसका जो इलाज यहाँ UK में किया जाए। जो मेन रिक्वायरमेंट आपको सेटिस्फाई करनी होगी वो ये है कि आपने यहाँ कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में बुकिंग की है जहाँ इसका इलाज होगा। इसलिए आपको रब्ता करना होगा एक हॉस्पिटल के साथ जो प्राइवेट है, और वहाँ शायद आपको कोई डिपॉज़िट देना होगा कि वो कंफर्म कर दे कि आपकी बुकिंग हो चुकी है इलाज के लिए, और उसके बाद आपका जो नेफ़ी है वो अप्लाई कर सकता है फॉर अ मेडिकल विज़िट वीज़ा। उसके साथ साथ आपके जो मेरे ख्याल में जो सिस्टर हैं जो उसके साथ आएगी एज अ पेरेंट, उसको भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे कि वो अपने आप को मेंटेन कर सकती है और अकोमोडेट कर सकती है यहाँ UK में। अगर आप स्पॉन्सर होंगे कि अगर आप उनको रिहाइश देंगे, वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, और अगर आप उनका ख़र्चा उठाएंगे यहाँ रहने का, वो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, जैसे कि आपके बैंक स्टेटमेंट्स। मेन रिस्क यहाँ ये आता है
कि अप्लाई करने से पहले आपको हॉस्पिटल के साथ रब्ता करना होगा और आपको कोई डिपॉज़िट देना होगा, और अगर आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है फिर चांसेस हैं वो डिपॉज़िट आपको वापस ना मिले। बेस्ट चीज़ ये होगी कि कोई डॉक्टर से रब्ता कर लें और एक सॉलिसिटर से मिल लें जो आपको बता दे कि आपके चांसेस क्या हैं अप्लाई करने से पहले, और इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमने पूछना था कि मेरे पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, 5 साल हो गए हैं, तो मैंने नेशनलिटी में अभी तक अप्लाई की, तो मेरे पास लाइफ एंड यूके टेस्ट नहीं है। जब मैंने ये इंडेफिनिट अप्लाई किया था तब टेस्ट नहीं दिया था, कोई स्कूल का सर्टिफिकेट चल गया था, तो अब मुझे लाइफ एंड यूके टेस्ट देना पड़ेगा। तो दूसरा मेरा सवाल है कि मेरी जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला है, मतलब एक्सपायर होने वाला है कार्ड, तो दोबारा मुझे कैसे अप्लाई करना पड़ेगा? होम ऑफिस के थ्रू से अप्लाई करना पड़ेगा या कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा? तो उसकी फ़ीस क्या होगी? ठीक है, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपने इंग्लिश टेस्ट पास किया था, स्कूल सर्टिफिकेट्स आपने साथ लगाई थी, आप यहाँ स्कूल गई हैं यूके में? जी, कॉलेज में। कॉलेज में गई थी, ठीक है। और आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? मुझे यहाँ पे 5 साल हो गए। 5-6 साल। 5-6 साल। और आपसे फिर क्यों नहीं पास होता? ये तो फिर आपके लिए आसान होना चाहिए। मैंने अभी ट्राई नहीं किया, मैंने सिर्फ पूछना था कि मतलब मैंने पास भी मतलब दिया ही नहीं अभी तक। आपने दिया नहीं है टेस्ट पास? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि अगर आपको कोई एग्जामेशन मिल सकती है, क्योंकि आपने जब ILR के लिए अप्लाई किया था आपने अपने इंग्लिश जो हैं कोर्सेज़ के सर्टिफिकेट साथ लगाए थे। अनफॉर्चुनेटली नहीं, आपको लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना ही होगा, और क्योंकि आप एग्जामेशन के लिए भी नहीं अप्लाई नहीं कर सकते कि होम ऑफिस आर्ग्यू करेगी आपके पास कोई ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन तो है नहीं, आप यहाँ स्कूल भी गई हैं, आपने यहाँ पढ़ाई भी की है, और आप ये टेस्ट पास कर सकती हैं अगर आप इस पर तवज्जो दें। सो इसलिए आपको वो टेस्ट पास करना होगा। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि जो आपने बताया है कि आपका जो ILR कार्ड है वो एक्सपायर हो गया या वो एक्सपायर होने वाला है, उस सूरत हाल में क्या होगा? अगर आपका कार्ड एक्सपायर हो जाता है, आपने रिप्लेसमेंट कार्ड के लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन जाके। जैसे वो फॉर्म आप भर देंगी, एंड में आके वो आपको बता देगा इसकी फ़ीस कितनी है। मेरे ख्याल में वो तकरीबन होती है £154, और अगर आप वो फॉर्म भर दें विद इन 6 to 8 वीक्स में आपको वो नया कार्ड भेज देते हैं। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम आता है सर। ये सवाल ये है सर कि मेरे पास ILR है इस टाइम, लेकिन सर मैं 2010 से 2011 में मैं ओवर स्टे हो गया था। मैंने जो है ना वो फिर मैं पाकिस्तान वापस चला गया, वहाँ से मैंने स्पाउस वीज़ा लिया, 2012 में वो वापस आ गया था इधर। 2014 में सर मुझे ILR मिल गया था, लेकिन मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया। अच्छा सर, तो सर अब ये है, मैं पूछना चाह रहा था क्योंकि मैंने जो कानून जो देख रहा था, पढ़ रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था सर कि 10 साल में अगर आप ओवर स्टे है तो आप जो है वो डिफ्यूज हो जाएंगे। जी। तो सर अब मैं कौन सी तारीख को मैं जो है अप्लाई कर सकता हूँ? जिस डेट को मैं वापस गया था या जिस डेट को मुझे वीज़ा मिला था? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आपने मुझे बताया कि आप 2010 और 11 में के दौरान आप ओवरस्टेयर थे, आप वापस चले गए और आपने फिर अप्लाई किया एंटी क्लियरेंस एज अ स्पाउस, मेरे ख्याल में ऑफ ब्रिटिश नेशनल, और आपको फिर वीज़ा ग्रांट किया गया और आपके पास है ILR। जहाँ तक रूल्स हैं गुड कैरेक्टर के, वो कहते हैं कि आपको आज जब आप अप्लाई करते हैं पिछले 10 सालों में कोई भी पीरियड आप ओवरस्टेयर होने नहीं चाहिए। यू कैन नॉट बी एन ओवरस्टेयर विद इन द लास्ट 10 ईयर्स। अब आपने मुझे बताया कि 10 और 11 में आप ओवरस्टेयर थे, और अगर आप अभी अप्लाई करेंगे फॉर एग्जांपल 2021 में, होम ऑफिस पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख के आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देगी। मेरी राय में बेस्ट चीज़ होगी कि आप 2022 में अप्लाई करें, जिस दिन से आप एंटर हुए थे दोबारा फॉर एग्जाम्पल इन द UK 2012 में, उस टाइम पीरियड से आप अपना शुरू करें और आप अप्लाई करें फॉर ब्रिटिश नेशनलिटी इन 2022। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैं फियांसी वीजे पे आया हुआ था पाकिस्तान से। जी। जनवरी में मैंने अप्लाई किया था वीजा स्पाउस के लिए। ठीक है। तो अभी तक वो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। हमने मेल्स भी किए होम ऑफिस को और मतलब कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है और क्या सिस्टम होता है इसका?
ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। आपने एप्लीकेशन सबमिट की है जनवरी में और होम ऑफिस की पॉलिसी कहती है कि 6 माह के अंदर वो एप्लीकेशन को कंसिडर करते हैं। अभी 5 माह हुए हैं और 1 माह रहता है, जो 6 मंथ टाइम पीरियड है, इसलिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा डिले आजकल हो रहा है होम ऑफिस में, तकरीबन 6 तो 8 माह लग रहे हैं कोई भी एप्लीकेशन को कंसिडर होने में। कोई एप्लीकेशंस हैं वो जल्दी आ रहे हैं जवाब, लेकिन जो एवरेज है आजकल कोविड की वजह से 6 तो 8 माह में जवाब आ रहे हैं, इसलिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि एक और 2 माह में के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा और आपको वो ग्रांट कर देंगे वीज़ा। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये पूछना था कि मेरे पास यूरोपियन पासपोर्ट है और मैं यहाँ नवंबर में हम लोग यहाँ आ गए थे। मेरे 2 बच्चे हैं, तो हम बेनिफिट्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ? आप यूरोपियन नेशनल हैं? जी। ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल आपका? नहीं, और तो कोई सवाल नहीं है, बस यही पूछना था कि मैं बच्चों के लिए बेनिफिट्स अप्लाई कर सकती हूँ? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपके पास स्टेटस है अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम, और मेरे ख्याल में अब तो सब EU नेशनल्स के पास होना चाहिए। अगर आपके पास अभी भी नहीं है और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, प्लीज़ ये प्रोग्राम बंद कर दें, फौरी तौर पर ऑनलाइन जाएं और अपना स्टेटस अप्लाई करें, प्री सेटल स्टेटस या सेटल स्टेटस। और जहाँ तक आपका सवाल है कि अगर आपके पास है सेटल प्री सेटल स्टेटस या सेटल स्टेटस, और अगर आप साबित कर सकती हैं कि आप यहाँ रह रही हैं, आपने यहाँ बेस बना लिया, जो होम ऑफिस की जो डेफिनेशन है वो कहती है ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द UK, फिर आप बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी। और 2-3 माह पहले एक जजमेंट भी अच्छी आई थी जहाँ कोर्ट्स ने कहा था कि अगर कोई भी EU नेशनल यहाँ रह रहा है, चाहे उनके पास प्री सेटल स्टेटस हो, अगर वो साबित कर सकते हैं कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं यहाँ UK में, वो बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसलिए आप अप्लाई कर सकती हैं, अपने डॉक्यूमेंट साथ लगा दें और मुझे उम्मीद है कि आपको वो बेनिफिट्स ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि मैं पहले टियर 2 वीज़ा पे था, और मेरी फैमिली डिपेंडेंट थी, एंड इन 2016 मुझे चेंज करना पड़ा, यानी कि मेरी वाइफ जो थी वो NHS में काम करती हैं, वो मेन एप्लीकेंट हो गई और मैं डिपेंडेंट हो गया। तो अभी अक्टूबर में वो उनके 5 साल पूरे हो जाएंगे ILR के लिए, लेकिन मेरे 5 साल पूरे होंगे नेक्स्ट ईयर अप्रैल में, क्योंकि मैंने वीज़ा बाद में चेंज किया था, उनका वीज़ा लग के आ गया था और उसके बाद मैं उनके वीज़ा पे डिपेंडेंट गया। तो अब सवाल ये है कि मेरा जो टियर 2 का मेन डिपेंडेंट का था वो कॉन्टिन्यूस पीरियड में वो अकाउंट हो जाएगा या नहीं होगा, या मुझे अपने 5 साल एज अ डिपेंडेंट ही पूरे करने पड़ेंगे? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर प्राइज। जहाँ तक आपका ये सवाल है, क्योंकि आपने स्विच किया एज ए डिपेंडेंट ऑफ योर वाइफ, फिर आपका जो टाइम पीरियड है वो दोबारा शुरू होता है और आपको 5 years पूरे करके ही आपने अप्लाई करना होगा एज ए डिपेंडेंट ऑफ योर वाइफ। अगर आपकी वाइफ अप्लाई करती हैं फॉर ILR अंडर टियर 2 या जो भी है स्किल्ड वर्कर, फिर तो आप आराम के साथ वेट कर सकते हैं टिल अप्रैल और आपको ILR वो ग्रांट कर देंगे। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें आपकी वाइफ अप्लाई कर रही हैं अंडर लॉन्ग रेजिडेंस, फिर आपको स्विच करना होगा एज अ स्पाउस ऑफ अ पर्सन सेटल्ड इन द UK, और फिर उस बेस पर आप अपना सेटलमेंट हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Yes, I have 2 questions actually. I'm a British citizen and I have to bring my mother. She's 78 years old. Sorry, how old is she? So my first question is, how can I sponsor her? Right. And second, is the rule changes after her age crosses 80 years? Or sorry, how old is she? Sorry, how old is your mother? She is 78. 78. Okay. Yes. And I'm presuming she has a number of medical conditions? Yes. She has diabetes and all the blood sugar and everything. Okay. And your father, is he alive or has he passed away? No, he passed away. I'm sorry to hear that. And does she have any family members in India or Pakistan where she lives? Yes. My sister is there, but she doesn't go with her. She doesn't go with her. Okay.
Thank you very much for your question. If your mother wishes to join you in the UK, she can apply as an adult dependent relative, whereby she can say that she is dependent on you. For that, she will need to show that she needs someone to look after her, because wherever she's living in India or Pakistan, there's no one there to look after her, or there is care there, but she can't afford it. So either one of those two provisions, your mother will have to satisfy. So if you can satisfy one of those, you've got a good chance that your mother will be granted indefinite leave to remain. For an application such as this, the applicant really does need to demonstrate that they need help with everyday tasks such as health conditions, eating, sleeping. They can't manage those themselves. Now, considering your mother's age, she's 78 years old, she suffers from a number of health conditions, I would be very confident that if she made an application, she would be successful. It may be that the Home Office might refuse it initially, but with strong documentary evidence going on an appeal, I would be very confident that your mother will be granted a visa. Now, you're watching this program and you might take this advice and be encouraged to make an application straight away. No, don't do that. First things first, see your local solicitor, and I would advise you to get all the documentary evidence which demonstrates that your mother is suffering from a number of health conditions and how they affect her. That's what we've got to illustrate. If we can illustrate that to the Home Office, I will be confident that they would grant her the visa. So first things first, get the documentary evidence in order, explain how it's affecting her, explain that how she's dependent on you, and why that care can't, for example, be provided in India or Pakistan, and then make the application. Thank you very much for your question. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, मुझे आपसे सवाल पूछना है मेरे भाई के बारे में. वो एक्चुअली 2007 में पाकिस्तान से आया था और विजिट वीज़े पे आया था. फिर वो ओवरस्टे हो गया था और अभी तक वो इधर ही है. तो अभी फिर उसका मैंने डाला था असाइलम के लिए, उसका केस डाला था जो रिफ्यूज हो गया था. आएगा रिफ्यूज़ल. इसलिए मेरी एडवाइस आपसे ये होगी, चाहे किसी और सोल्यूशन से मिल लें, एक राय ले लें कि आपके भाई के लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन होगी, कि इस तरह आप एप्लीकेशन डालते जाएंगे, आपके पैसे ज़ाया होंगे. बहुत शुक्रिया आपके सवाल का. नाज़रीन, ये था आज का आखिरी सवाल. उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा. मुझे पता है कि बेशुमार कॉलर्स अभी भी कॉल कर रहे हैं, उनकी लाइन नहीं आई अफसोस की वजह से, लेकिन आप परेशान ना हो. आज शाम को इस प्रोग्राम को हम YouTube पर पब्लिश करेंगे और वहाँ आप कमेंट्स में जाके मुझे लिख सकते हैं जो भी आपका सवाल हो. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ. सो इसलिए मेक श्योर करना है कि आप YouTube पर जाके सब्सक्राइब करें और वहाँ जो भी आपका सवाल है आप मुझे लिख सकते हैं. नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे सिर्फ विनिस TV पर. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें. अस्सलामु अलैकुम.